तो हेलो एवरीवन, तो जनाब स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। एंड इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है ये शायद आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में यूज होती रहती हैं, चाहे फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनाब इस चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको सारे के सारे करने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए, जिससे कि आप पूरी केमिस्ट्री पे अपनी पकड़ मजबूत कर पाएं। एंड मोर ओवर इस चैप्टर से डायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको 110% मिलने वाला है एंड दो क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो हर हाल में इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जनाब फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑलराइट, ये क्वेश्चन फर्स्ट 5 शिफ्ट 1 को पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम देखेंगे 3PbCl2 plus 2NH4 whole thrice PO4 gives Pb3PO4 whole twice plus 6NH4Cl। ऑलराइट, एंड if 72 मिलीमोल, हमको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। if 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 is mixed with 50 मिलीमोल ऑफ NH4 whole thrice PO4, then amount of Pb3PO4 whole twice is formed is। तो जनाब इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है। एंड जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व किए बिना हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली आपको रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखना होगा PbCl2 एंड NH4 होल थ्राइस PO4 को हम मिक्स कर रहे हैं एंड इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? 72 मिलीमोल जो कि यहाँ पर PbCl2 लिया गया था एंड इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, मतलब उससे डिवाइड कर देंगे। एंड सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि 50 मिलीमोल हम यहाँ पर लिखेंगे NH4 होल थ्राइस PO4 पे एंड उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 2 से हम कर देंगे डिवाइड। तो जो वैल्यू आने वाली है इसको डिवाइड करके आएगी 24। 72 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 24। ऑलराइट, एंड 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25। तो जनाब 24 छोटा है या फिर 25 बड़ा है, दोनों ही बातें सही हैं। 24 इसका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, राइट, यानी कि PbCl2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब आगे का क्वेश्चन हम PbCl2 को देखते ही सॉल्व करेंगे। अब हमें NH4 होल थ्राइस PO4 पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो जनाब हमें क्या पता करना है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 इज मिक्स्ड विद ओके देन अमाउंट ऑफ Pb3PO4 होल ट्वाइस इज फॉर्म। तो इसके बेसिस पर हमको बताना है कि ये Pb3PO4 होल ट्वाइस कितना फॉर्म होगा। तो जनाब हम देखेंगे 3 मोल ऑफ PbCl2, जो कि आप यहाँ पर 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख पा रहे हैं, इसकी वजह से हम लिखेंगे 3 मोल ऑफ PbCl2 गिव्स 1 मोल ऑफ Pb3PO4 होल ट्वाइस, क्योंकि आगे 1 है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 3 मोल ऑफ PbCl2 गिव्स Pb3PO4 होल ट्वाइस। तो जनाब 1 मोल ऑफ PbCl2 कितना Pb3PO4 होल ट्वाइस देगा? 1 मोल ऑफ PbCl2 गिव्स 1/3 मोल Pb3PO4 होल ट्वाइस। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे इफ 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2, 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2, 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 से हमें कितना मोल Pb3PO4 होल ट्वाइस मिलने वाला है? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 72। ये सारी चीजें आपको निश्चित तौर पे बहुत ही आसानी से आती होंगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24, राइट। तो जनाब यही हमारा आंसर होने वाला है। एंड जनाब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं। एंड जब तक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे तब तक हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते, राइट, वेरी सिंपल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फर्स्ट 5 शिफ्ट 2 को पूछा गया था। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ 2CO, नहीं यहाँ पर होगा CO2, एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द हाइड्रोकार्बन। तो जनाब आपको हाइड्रोकार्बन के कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करके इस खाली जगह पे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन लिख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2 एंड H2O। यहाँ पर हमें 10 ml दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन एंड उससे बन रहा है 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O। जनाब कंबशन रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। वो एक कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सिंपल सा हम इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 ml हाइड्रोकार्बन, जो कि हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है। 10 ml हाइड्रोकार्बन से
40 ml CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड अब हम हाइड्रोकार्बन एंड CO2 के रेशियो को निकालने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोकार्बन एंड CO2 का रेशियो जनाब क्या है, 1:4, राइट। वेरी सिंपल, आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। 10/40 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हाइड्रोकार्बन एंड CO2 का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि 4 कार्बन होंगे हाइड्रोजन में, हाइड्रोकार्बन में, यस 4 कार्बन होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन कितने होंगे। तो जनाब 10 ml हाइड्रोकार्बन यहाँ पर भी है। 10 ml हाइड्रोकार्बन से 50 ml H2O का फॉर्मेशन होगा, H2O। तो 1 ml यहाँ पर भी हम हाइड्रोकार्बन एंड H2O का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर 1:5 होगा। ओके, वेरी सिंपल। पर यहाँ पर एक समस्या है, वो ये है कि हाइड्रोजन बताने हैं हमको, बट यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O, राइट। 2 हाइड्रोजन होंगे H2O में। तो एक चीज हमको पता करनी होगी, 1 मोल हाइड्रोकार्बन से 5 मोल H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। 1 मोल हाइड्रोकार्बन से 5 मोल H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना है हमको, 1 H2O से 2 H मिलते हैं हमको, 1 H2O में 2 H मिलते हैं एंड 1 हाइड्रोकार्बन से 5 H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जनाब आप समझ पाएंगे कि 1 हाइड्रोकार्बन से 10 हाइड्रोजन हमको मिलने वाले हैं। 1 हाइड्रोकार्बन से 10 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं, क्योंकि जनाब 1 हाइड्रोकार्बन से हमको 5 H2O मिलते हैं। वेरी सिंपल, जनाब 10 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे एंड 4 ये, 10 + 4 यानी कि 14। तो हमने तो इसको पहले ही भर दिया, तो इसको हटाते हैं हम, राइट। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे 14, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना है, एक बार फिर से हम गलती करने जा रहे हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 है और हम 3 में आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 14, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमको 14 लिखना था इस फिलिंग द ब्लैंक्स में। 10 ml हाइड्रोकार्बन से 40 ml CO2 बन रहा है एंड इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 4 आएगा। तो निश्चित तौर पे हम 4 कार्बन एंड इस तरीके से 10 हाइड्रोजन तक का सफर तय कर पाएंगे एंड 10 + 4 = 14। तो जनाब 14 ही हमारा आंसर होगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। तो जनाब हमसे पूछा गया है कि हम मीथेन को बर्न करेंगे, यानी कि मीथेन प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। और हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमने 22 ग्राम CO2, हमें 22 ग्राम CO2 के लिए कितने ग्राम CH4 को जलाना पड़ेगा। वेरी सिंपल, तो सबसे पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा एंड जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे CH4O2, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, तब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस होगी। एंड रिएक्शन बैलेंस है और आप देख पा रहे होंगे मीथेन एंड CO2 दोनों के दोनों ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। रिएक्शन बैलेंस है तो हम दोनों के मोल्स को इक्वल कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा। यदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम उसके मोल्स को इक्वल कर सकते हैं। नाउ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं N से आप समझ जाएंगे कि ये मोल्स लिखा हुआ है NCH4 इक्वल टू NCO2। तो मोल्स के लिए हमें बताना होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर CH4 का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा एंड यहाँ पर होगा वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, राइट। यहाँ पर भी हम CH4 लिख देते हैं एंड यहाँ पर भी हम CH4 लिख देते हैं। एंड वेट ऑफ CH4 यानी कि मीथेन का जो, वही तो हमको पता करना है, वेट ऑफ CH4 ही हमको पता करना है। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 क्या होगा, 12 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन यानी कि 16 इक्वल टू वेट ऑफ CO2। वेट ऑफ CO2 हमको दिया हुआ है 22 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 क्या होगा, 12 कार्बन का होगा एंड 32 दोनों हाइड्रोजन के हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे 44 होगा। एंड इसको इस तरीके से कट करेंगे, इसको इस तरीके से कट करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे कि वेट ऑफ CH4 8 ग्राम होने वाला है, राइट। वेरी सिंपल, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और हमको मिल जाएंगे 4 नंबर। इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, तो हमको सिर्फ और सिर्फ मोल्स को एक साथ इक्वल करना था, राइट। हम आंसर तक डायरेक्टली पहुंच जाते। तो बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम उसके मोल्स को इक्वल कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट के मोल्स हो या फिर प्रोडक्ट के मोल्स हो, हम उनके मोल्स को इक्वल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH, फार्मूला वेट 40 ग्राम पर मोल, व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH। ओके, तो यहाँ पर जनाब आपको डेसीमीटर क्यूब देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ही होता है। ओके, इस चीज को आप याद रख लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ही होता है। एंड हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, मोलरिटी हमको दे रखी है, वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट से हम मोल्स को पता कर लेंगे। तो
वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है एंड मॉलिक्यूलर वेट, एंड वेट से हम मोल्स पता कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको क्लिक कर रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम मोलरिटी का फार्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू एन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम अभी से निकाल लेते हैं, फार्मूला वेट ओके अभी के लिए छोड़ देते हैं। एन सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट 84 ग्राम है, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो कि 80 नहीं जनाब 40 है। ये हो गया एन सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी हमें डिवाइड करना है वॉल्यूम से, जनाब वही हमको पता करना है वॉल्यूम एंड मोलरिटी की जगह पे हम 3 लिखेंगे, 3 इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 40 इंटू वॉल्यूम। ओके, एंड जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 84 डिवाइडेड बाई 120, एंड जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.7। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही आने वाला है 0.7। एंड 0.7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इस खाली जगह में आपको 7 लिखना था और आपको 4 नंबर मिल रहे होते, राइट। कुछ भी टफ नहीं था, आप आसानी से पढ़िए, देखिए वहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या पूछना है, आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को क्लिक कर पाएंगे जिसकी वजह से इसका आंसर आने वाला है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 5, बट उससे पहले हम जनाब इसको इरेज करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाए। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 mole of PbS is oxidized by x moles of O3 to get y moles of O2 x plus y। तो जनाब हमने क्वेश्चन पढ़ा बट कुछ समझ में आया नहीं, तो एक बार हम फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 mole of PbS is oxidized by x moles of O3। ओके, मतलब इसका ये है कि O3 PbS को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड ओके सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन को लिखते हैं। O3 जब ऑक्सीडाइज करेगा तो O3 ब्रेक होगा O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन में, एंड यही नेसेंट ऑक्सीजन आपको ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेगी। इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन से ही हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एंड 1 मोल ऑफ PbS, ओके जब हम PbS को ऑक्सीडाइज करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन से तो जो फॉर्मेशन होगा वो होगा PbSO4। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, PbS ओके SO4, यानी कि यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस होगी। ओके, एंड यहाँ पर हमें 4 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए तभी तो हम यहाँ पर लेकर आ पाएंगे, तो उसके लिए हमें इस कंप्लीट रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन हो पाए। एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब यहाँ पर हम लिखते हैं 4O3, ओके 4O3 गिवेज 4O2 एंड 4 नेसेंट ऑक्सीजन। ऑलराइट, सही से मल्टीप्लाई किया है हमने, कुछ भी मिस नहीं हुआ है हमसे। एंड अब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, राइट। जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, ओके PbS आएगा, ओके येलो पेन सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है तो हम ब्लू पेन को लेकर आते हैं। PbS जो यहाँ पर था वो आ जाएगा, एंड 4 नेसेंट ऑक्सीजन, ये दोनों हट जाएंगे, राइट। इस तरफ से ये एंड इस तरफ से ये दोनों कट के अलग हो जाएंगे, एंड 4O3 यहाँ पर हम लिखेंगे 4O3 गिव्स 4O2 प्लस PbSO4। बहुत ही ध्यान से करना है, कुछ भी गलती होनी नहीं चाहिए। जनाब हमसे पूछा क्या था, 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल्स ऑफ O3, ओके x मोल्स ऑफ O3 टू गेट y मोल्स ऑफ O2, y मोल्स ऑफ O2, यानी कि 4 x इक्वल टू 4 होगा एंड y इक्वल टू 4 होगा। x प्लस y पूछा गया था तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। जनाब यही आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कुछ भी टफ नहीं था। आपको इस लैंग्वेज को क्रैक करना था जो कि बहुत ज़्यादा टफ तो हम नहीं बोलेंगे। 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ O3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेसेंट ऑक्सीजन से हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको ऐड करना था, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ तक पहुँच पाते एंड बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 27th जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर, ओके बहुत ही टफ है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। द मास ऑफ एसिटेनिलीड प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड इज, ओके तो बेसिकली हमको सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। थोड़ी सी हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं, हम इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। NH2 सॉरी, इस तरीके से हम रिएक्शन को लिखेंगे। अब ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट, एनिलीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके टू प्रिपेयर एसिटेनिलीड। तो जनाब इसको अब हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आपको समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो जनाब ये सिंपल सी रिएक्शन है एंड इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको ये पता करना है ना कि NH2 से ये कितने ग्राम बनेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के मोल्स को इक्वल करना पड़ेगा, राइट। तो हम इन दोनों के मोल्स को इक्वल करते ही डायरेक्टली आंसर तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल हम इन दोनों के मोल्स को इक्वल करेंगे, NH2
एंड इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लिखना चाहेंगे एसिड, राइट। उसके लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना होगा। वेट क्या होगा, NH2 का जो दिया हुआ है 9.3 ग्राम, NH2 नहीं सॉरी एनिलीन होगा, यहाँ पर NH2 नहीं होगा जनाब, एनिलीन, राइट। अब एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। C6H5 तो ये वाला हो जाएगा बेंजीन, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट के तरीके पे लगी हुई है, C6H5 प्लस NH2। जनाब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, C6H5NH2 यानी कि 6 कार्बन है एंड हमारे पास 7 हाइड्रोजन है एंड 1 नाइट्रोजन है। 6 कार्बन से 72 आएगा, 12 इंटू 6 72, एंड 7 हाइड्रोजन से 7, 5 प्लस 2 इंटू 1 7, नाइट्रोजन से जनाब आएगा 14। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 93। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम 93 लिखेंगे एंड यहाँ पर भी हम देखेंगे C6H5 इसका हो जाएगा बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड नाउ NHCOCH3। ओके, तो जनाब 1 2 कार्बन और हो जाएंगे यानी कि C8 इसका एक्चुअल होगा C8 एंड हाइड्रोजन कितने होंगे, पहले से ही 5 थे एंड यहाँ पर 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे कंप्लीट, एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होगी एंड एक नाइट्रोजन होगा, राइट। आई थिंक हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। तो जनाब 12 इंटू 8 96 होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एंड 9 ऑक्सीजन के लिए 17, नाइट्रोजन के लिए 14। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 6, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा जनाब 135, राइट। कुछ भी आई थिंक हमने गलती अभी तक तो नहीं की है। तो जनाब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इसका वेट क्या होगा। वेट ऑफ, जनाब हम नेम तो प्रोनाउंस करेंगे नहीं, 135, एंड इसको यहाँ से हटाएंगे 1/10 आएगा यहाँ पर, एंड इस तरीके से जनाब अब इसको हटाएंगे तो वेट इसका आएगा 13.5, राइट, 13.5 ग्राम। तो हम यहाँ पर देखेंगे 10.1, 10 टू द पावर -1 ऑलरेडी है, तो 1 सेकेंड हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं, 135 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, राइट। तो हमें उस खाली जगह में लिखना था 135। यस, तो जनाब ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, राइट, एंड इस रिएक्शन के बिना आप इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 30 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था, 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपॉजिटेड ऑन प्लेट। ओके, तो कुछ इस तरीके की प्लेट है, हम अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, इस तरीके की कुछ प्लेट है एंड यहाँ पर हमने सिल्वर कोटिंग की है 0.05 सेंटीमीटर की, राइट, एंड उसका एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, प्लेट का एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम है सिल्वर कोटिंग का, वॉल्यूम ऑफ कोटेड सिल्वर। ओके, कोटेड सिल्वर का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि उसको पता किए बिना हम कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम एरिया आपको पहले ही दिया रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर एंड 0.05 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए हमें 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीटर स्क्वायर से जनाब हमको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, एंड यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा होगा। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। सिल्वर एटम पता करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितना मोल डिपॉजिटेड होगा। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला और आना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमने जनाब वॉल्यूम पता कर लिया है, डेंसिटी हमको दी हुई है, तो उससे हम यहाँ पर पता कर पाएंगे कि इसका मास कितना होगा। मास पता हो जाएगा तो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो मास एंड एटॉमिक मास से निश्चित तौर पे हम कहाँ पहुंच पा रहे होंगे, मोल से हम एटम तक भी पहुंचाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं कि कहाँ से आप कहाँ पहुंच पाएंगे, किस फार्मूले से आपको क्या मिलेगा एंड उसका आगे क्या यूज होने वाला है। ओके, तो फिलहाल हमें मास चाहिए, मास के लिए हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है जनाब, 7.9 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, फंस जाओगे जनाब यहीं पे। एंड मास हमको मिल चुका है एंड मोल्स हमको पता करने हैं। मोल्स के लिए जनाब हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट, ओके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो वेट हो गया 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1 0 एंड 8। ओके, तो ये हो गए जनाब हमारे मोल्स। एंड अभी भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यदि आपने अभी इसको सॉल्व कर लिया तो फिर से फंस जाएंगे। 1 मोल में जनाब क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स, राइट। 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं 1 मोल में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी मोल होने वाले हैं उसको यदि हम Na से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पता कर पाएंगे इस सिल्वर कोटिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जनाब वही हमसे पूछा गया था। तो इस पर्टिकुलर चीज को 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1 0 एंड 8
मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। एंड इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनाब ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन एंड जरा सा भी आपने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो जाए। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आने वाला है 11.01 इंटू 10⁻23। 11.01 यानी कि आप लिखेंगे 11 एंड 10⁻23। नाउ हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, 10⁻23 आपको यहाँ पर दिया रखा है, ये 10⁻20 है। ओके, इस तरीके से राइट। तो यहाँ पर आप 11 लिख देंगे एंड ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ऑलराइट, वेरी सिंपल। थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 3 फार्मूलों का यूज हो रहा है। हो सकता है आप लिंक ना कर पाएँ कि कहाँ से हमें क्या मिलेगा एंड कहाँ से हमें किस चीज़ की जरूरत है, बट उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, बट उसके पहले हम इन सारी चीज़ों को इरेज करेंगे ताकि हमें स्पेस मिल पाए। तो यस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि 31 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। ऑलराइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन इज x इंटू 10⁻⁻2 मोल्स, द वैल्यू ऑफ x इज। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बताने हैं। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कंबशन लिखा हुआ है, यानी कि कंबशन रिएक्शन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हम सबसे पहले कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे CH4, क्योंकि जनाब हमें यहाँ पर मीथेन दिया हुआ है, मीथेन यानी CH4 इन प्रेजेंस ऑफ O2 CO2 एंड H2O देने वाला है। राइट, कंबशन रिएक्शन में आपको CO2 एंड H2O ही मिलता है। वेरी सिंपल। और अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब जाकर ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। ऑलराइट, अभी आप बहुत ही ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया है एंड क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, यानी कि मोल्स ऑफ मीथेन हमको बताने हैं और हमको 22 ग्राम CO2 दिया हुआ है। राइट, यानी कि 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल CH4 हमें चाहिए। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है और हमको यही बताना है। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इस रिएक्शन में यदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली मोल्स को इक्वल कर सकते हैं। राइट, एंड आप मीथेन एंड CO2 को देखते हुए समझ पाएंगे कि इन दोनों का ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। राइट, वेरी सिंपल। यहाँ पर हम मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। एंड मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मोल के लिए हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। वेरी सिंपल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें मोल्स ऑफ CH4 चाहिए तो इसको एज इट इज रखेंगे, बट मोल्स ऑफ CO2 के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे लेकर आते हैं मोल्स ऑफ CO2, यानी कि वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। CO2 का वेट आपको दिया हुआ है, दैट इज 22 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 16 32 प्लस 12 दैट इज 44। ऑलराइट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.5 आने वाला है। कोई बहुत बड़ी टफ कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर। राइट, एंड 0.5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 50 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। और अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जनाब हमें इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। x इंटू 10⁻⁻2 मोल्स, 10⁻⁻2 10⁻⁻2, यहाँ पर x इक्वल टू 50 आने वाला है। राइट, तो हमें यहाँ पर x इक्वल टू 50 लिखना था और हमको 4 नंबर मिल जाते। वेरी सिंपल। कुछ भी बहुत टफ क्वेश्चन तो आई गेस नहीं था, क्योंकि आपको सिंपल सी रिएक्शन आनी थी और आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, वेरी सिंपल। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज a sample of CaCO3 and MgCO3 weighted 2.21 gram is ignited to constant weight of 1.152 gram. The composition of mixture is okay. तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल सके लिखने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम रिएक्शन को लिखेंगे। CaCO3 will give CaO and CO2 एंड इसी प्रकार से MgCO3 को भी हम लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, MgO एंड CO2। अभी आपको दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना है। अ सैंपल ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 वेटेड 2.21 ग्राम, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड वेट हमको दिया हुआ है, इंडिविजुअल नहीं, इन दोनों का कंबाइंड वेट है 2.21 ग्राम्स। राइट, is ignited to constant weight of 1.152 ग्राम। दैट मीन्स CaO एंड MgO का कंबाइंड वेट है 1.152 ग्राम। राइट, इन दोनों का कंबाइंड वेट क्या होगा, 1.152 ग्राम, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज, यानी कि हमसे इंडिविजुअल वेट पूछा गया है CaCO3 एंड MgCO3 का। अब हमें इंडिविजुअल वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अपने कलर को वापस लेकर आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम ऑरेंज कलर को वापस लेकर आएंगे ताकि हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकें।
CaCO3 का हम वेट मान लेते हैं W। जैसे ही हम CaCO3 इसका वेट हम W मानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे MgCO3 का वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने CaCO3 का वेट एज्यूम किया है W। तो MgCO3 का वेट होने वाला है 2.21 माइनस W, 2.21 माइनस W ग्राम्स, राइट। ये हो जाएगा MgCO3 का इंडिविजुअल वेट, राइट। वेरी सिंपल। अब हमें यहाँ पर एक चीज और लगानी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी हम मोल्स को इक्वल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी हम मोल्स को इक्वल कर सकते हैं। मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO, राइट। वेरी सिंपल। मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO, यानी कि वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। तो वेट ऑफ CaCO3 हमने क्या माना है W, तो यहाँ पर हम W लिखेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा CaCO3 का, जनाब यहाँ पर दे के रखा हुआ है 100, राइट। तो हमें कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत है नहीं, फिर भी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, राइट। मोल्स ऑफ CaO, ओके। यहाँ पर भी वेट ऑफ CaCO, दैट मीन्स यहाँ पर उनको ऐसे ही लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, WCaO डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जनाब CaO, यानी कि कैल्शियम का हो जाएगा 40 एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी कि 56, राइट। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करते हैं। वेट ऑफ CaO को हम इस तरीके से लिखेंगे W इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100, राइट। अभी आप इसी तरीके से करते जाइए, अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट। और पूरी तरीके से यहाँ पर भी हम लिखेंगे मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ MgO, जैसा कि हमने यहाँ पर किया CaCO3 के मोल्स को इक्वेट किया CaO के साथ, उसी तरीके से हम MgCO3 के मोल्स को MgO के साथ इक्वेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं वेट ऑफ MgCO3 2.21 माइनस W ग्राम्स होगा, राइट। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था, डिवाइडेड बाई MgCO3 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 84, राइट। वेट ऑफ MgCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCO3। और अब हम लिखेंगे वेट ऑफ MgO। वेट ऑफ MgO जनाब यहाँ पर भी हम WMgO ही लिख लेते हैं, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा MgO का, मॉलिक्यूलर वेट होने वाला है जनाब 40, राइट। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट होगा 24 एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 24 प्लस 16 इक्वल टू 40, राइट। वेरी सिंपल। और अब हम WMgO को भी उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने WCaO को लिखा था, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे WMgO इज इक्वल टू 2.21 माइनस W, ये क्या हो गया जनाब, यहाँ पर W लिखना था हमको, इंटू 40 डिवाइडेड बाई 84, राइट। सही किया हमने, बिल्कुल सही किया है। WCaO इज इक्वल टू W इंटू 56 डिवाइड बाई 100 एंड WMgO आप यहाँ पर देख पाएंगे, एंड इन दोनों का एडिशन WCaO प्लस WMgO हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 1.152 ग्राम, राइट। वेरी सिंपल, 1.152 ग्राम। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं 2.21 माइनस W इंटू 40 डिवाइडेड बाई 84, और अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 1.152 ग्राम से, राइट, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था। अब हम वापस से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमें देखने में आएगा कि WMgO प्लस WCaO 1.152 ग्राम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, और हमने एज्यूम करके ये सॉल्व किया कि WCaO इक्वल टू W इंटू 56 डिवाइड बाई 100 होगा, एंड WMgO यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1.152 ग्राम्स के इक्वल करेंगे, तो निश्चित तौर पे जनाब हमको W की जो वैल्यू मिलने वाली है वो होगी 1.1886, राइट। W इक्वल टू 1.187 ग्राम्स आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, और हमने W क्या एज्यूम किया था, CaCO3 का इंडिविजुअल वेट ही हमने W एज्यूम किया था, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, राइट। CaCO3 का इंडिविजुअल वेट हमने W एज्यूम किया था, यानी कि हमको CaCO3 का इंडिविजुअल वेट पता चल चुका है, दैट इज 1.187 ग्राम्स, ऑलराइट। और हमें MgCO3 के इंडिविजुअल वेट के लिए 2.21 माइनस W करना पड़ेगा, तो हम करके देख लेते हैं। 2.21 माइनस 1.187, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनाब हमको W इक्वल W ऑफ MgCO3 चाहिए, राइट, इंडिविजुअल वेट ऑफ WMgCO3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1.023 ग्राम्स, राइट। तो इससे ये साफ हो चुका है कि MgCO3 का इंडिविजुअल वेट होगा 1.023 ग्राम्स, एंड इंडिविजुअल वेट ऑफ CaCO3 होने वाला है 1.187 ग्राम्स। तो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलेंगे, 1.187 ग्राम CaCO3, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। वेरी सिंपल। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं इस आंसर तक पहुंच पाएंगे, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, उसके बाद आपको ये एज्यूम करना आना चाहिए, तब जाकर आप सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
द मोलरिटी ऑफ 1 liter ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 having 70% purity by weight, specific gravity 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। ओके, तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल सके। तो यस, हमने स्पेस बना ली है और हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। मोलरिटी ऑफ 1 liter ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करते हैं हम। मोलरिटी, ये जनाब आपने फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NH3PO4, मोल्स ऑफ H3PO4 ही हमको चाहिए, H3PO4, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1 लीटर आपको दिया हुआ है, 1 लीटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1 लीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मोलरिटी इक्वल टू मोल्स हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। फिलहाल आप इस चीज को याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मोलरिटी इक्वल टू मोल्स होने वाला है, राइट। तो हम मोल्स को निकाल लेते हैं जिससे कि हम आसानी से पता कर पाएंगे कि मोलरिटी क्या होने वाली है। मोल्स ऑफ H3PO4 क्या होगा, वेट ऑफ H3PO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4, वेट ऑफ H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट जनाब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर H3PO4 होगा, राइट, 98 ग्राम्स, 98 ग्राम्स। तो हमें ये सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का वेट क्या है। तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1.54 ग्राम्स, राइट, वेरी सिंपल। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1.54 ग्राम्स हैं और यदि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करते हैं जनाब, ये 1000 है। हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, हम किसी और भी नंबर से कर सकते थे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 लीटर लिख सकते हैं, राइट। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आएगा 1540 ग्राम्स, राइट, वेरी सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। और एक चीज हमें और ध्यान देनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 70% प्योरिटी, जनाब 100% प्योरिटी नहीं है, 70% प्योरिटी है। तो 1540 का 70% हम करेंगे, 70 डिवाइड बाई 100। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 74 ओके 282107, राइट, 1078 आने वाला, यानी कि वेट ऑफ H3PO4 हमको मिल चुका है, दैट इज 1078 ग्राम्स। जो हमें चाहिए था, वेट ऑफ H3PO4 के लिए हम परेशान थे, वो है 1078 ग्राम्स। और जैसे ही हम 1078 डिवाइडेड बाई 98 करेंगे, दैट इज वेट ऑफ H3PO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब इसका आंसर आएगा 11, यानी कि 11 मोल्स होने वाले हैं H3PO4 के। और हमने आपसे कहा था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ही हैं, तो हम मोल्स को मोलरिटी भी बोल सकते हैं, इसलिए जनाब यहाँ पर आंसर 11 हो जाएगा, राइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 था, 1 लीटर था, इसकी वजह से हम मोलरिटी इक्वल टू मोल्स भी कर सकते हैं। तो जनाब ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज़्यादा टफ तो था नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल से फॉर्मूले थे, बेसिक सी कैलकुलेशन थी और आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते थे, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ की कैटेगरी में नहीं आने वाला, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे मोल कॉन्सेप्ट से और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया एंड आई गेस आपने भी बहुत ही अच्छे से उनको सॉल्व किया होगा, राइट। जो भी क्वेश्चन टफ हैं उनको 2 बार अटेम्प्ट करने हैं, 2 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, राइट। और अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, यदि और भी ज़्यादा PYQs करने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर हमने और भी सालों के PYQs करा रखे हैं, 2023, 2024 एंड 2022 के भी PYQs हमने करा कर रखे हुए हैं, राइट। हमने कुछ और भी वहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है बहुत ही कम टाइम में, एंड ऐसा हमने सारे चैप्टर्स के लिए किया है। आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको हर एक चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस होंगे। उसके बाद हमने हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा के रखा हुआ है, आपको 2024 के भी PYQs मिल जाएंगे, 2023 के भी एंड 2022 के भी। हमने सारे के सारे PYQs को बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेट फॉर्म में कराया हुआ है, चैप्टर वाइज कराया हुआ है, एंड आप उसको जाइए प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपका कोई टॉपिक कमजोर रहे तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक को परफेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।